कि डॉक्टर अजय कुमार को लोग वोट क्यों करें? देखिए, एक परिवार की आतंक है। आपने ललित जी को देखा कि सरकारी अफसर को, पूर्व सैनिक को राजभवन में मारते हैं, परिवार को मारते हैं, उनके परिवार के लोग गुंडागर्दी, कब्जा। पूर्णिमा दास जी से हमारी कोई शिकायत नहीं है, वो हम किसी की बहू है तो हमारी बेटी है। रघुवर दास उनके ससुर जी से तो हमारी पूरी लड़ाई, क्योंकि इन्होंने ठगा, अपार संपत्ति एकत्रित किया, सिर्फ अपने परिवार के लोग को नौकरी दिया, और सिर्फ अपने जो राज, अपनी गुंडागर्दी कायम रखने के लिए वे अपने बहू को जो है चुनाव लड़ा। हमारी लड़ाई रघुवर दास जी के गुंडागर्दी से। अजय कुमार कम से कम अपनी मेहनत से, मेरा ना तो ठेका लेना है, ना बेटा को नौकरी दिलाना है। मैंने एक कसम हमेशा खाया, आपने भी देखा, ना तो कंपनी से ठेका, ना सरकार से ठेका। हमें सिर्फ सेवा करना है, और हमने अपने पैसा लगा के मैं राजनीति। अगर आप जनप्रतिनिधि जमशेदपुर पूर्वी का बनते हैं तो युवाओं के लिए रोजगार को लेकर किस तरीके से समस्या का समाधान करेंगे? तो अनेक मणिपाल जैसे इंस्टीट्यूशंस को लाने पड़ेंगे, किसको लाना पड़ेगा? मणिपाल को लाना पड़ेगा, इंजीनियरिंग, आपको एमिटी यूनिवर्सिटी लाने पड़ेंगे, सिम्बियोसिस लाने पड़ेंगे, नेशनल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लाने पड़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। जब आपके पास टॉप यूनिवर्सिटीज इंडिया के जो कोलान क्षेत्र में अगर आप बनाए, जमीन दे करके शुरू कराएंगे, ऑटोमेटिकली जो है कंपनीज भी कुछ दिन बाद यहाँ आएंगे। अगर हम मोहल्ला क्लिनिक, अगर 86 बस्ती में, हर बस्ती में छोटा मोहल्ला क्लिनिक बना देंगे तो हमारे गरीब लोग जाएंगे, और अगर बहुत ज्यादा गंभीर बीमार है, जब तक एमजीएम की स्थिति सुधरती नहीं है, तब तक हम जो है बढ़िया एम्बुलेंस चलेंगे 4-5, और रिम्स में एक आदमी को बिठाएंगे। जो भी जमशेदपुर पूर्वी से आते हैं उनका तुरंत एडमिशन और मदद मिल जाए। 24 घंटा कार्यालय खुली रहेगी, जैसे इमरजेंसी हॉस्पिटल है। 2 आदमी रहेंगे हमेशा। सार्वजनिक रूप से एक कॉल सेंटर रहेगा, जो आपको, जो मेरा व्यू है कि कॉल सेंटर रहनी चाहिए। 2 आदमी का कॉल सेंटर रात में, और 4 लोग जो कोई भी समस्या हो तो हमको अवगत कराते रहेंगे। थाने के सामने भी सीसीटीवी क्यों जरूरी है? हर एक स्ट्रीट की लाइटिंग होनी चाहिए, जबरदस्त। कोई अंधेरा जो है, 1 इंच अंधेरा जो है जमीन जमशेदपुर में नहीं रहनी चाहिए। हर एक जगह लाइट होनी चाहिए, गली नुक्कड़ कहीं पर भी हो, क्योंकि जैसे लाइट होता है तो अपराध करने का जो है एक्सपोजर ज्यादा हो जाता है। थाने के सामने सीसीटीवी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि थाने में आजकल मैं जो देख रहा हूँ कि पैसे वसूलने के लिए साधारण धारा को गंभीर करके बच्चे लोग को उठा रहे हैं। क्या इस तरह के जो ग्लोबल इस तरह की यूनिवर्सिटी है जो पूरे दुनिया में जिसको जाना जाता है, क्या जमशेदपुर में ऐसे यूनिवर्सिटी या ऐसे कंपनियां लाने के लिए आपकी क्या पहल होगी? मणिपाल तो है, मणिपाल तो सिर्फ मेडिकल कॉलेज है, मणिपाल के एमबीए, इंजीनियरिंग है, वो सब हम ला सकते। हर एक इंस्टीट्यूशन को कुछ सपोर्ट चाहिए, सरकार अगर वो सपोर्ट दे दे तो 2 मिनट में हो जाएगा। नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। झारखंड विधानसभा का जो पहला फेज है उसका अब चुनाव प्रचार के हम अंतिम सप्ताह में पहुंच गए हैं, और सबसे जो हॉट सीट है जमशेदपुर पूर्वी, आपको पता ही है पिछले 2019 के चुनाव में भी पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की वजह से ये सीट काफी चर्चा की विषय रही, और इस बार भी ये सीट काफी चर्चा का विषय है, इसलिए कि कांग्रेस के कद्दावर नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता और 3 प्रदेशों के प्रभारी जो है डॉक्टर अजय कुमार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और वही दूसरी तरफ रघुवर दास की जो बहू है पूर्णिमा दास, वो चुनाव लड़ रही है। तो इसलिए इस सीट की बहुत बड़ी चर्चा है, और हार जीत से चुनाव झारखंड के जो है राजनीति पर बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। तो हम अंतिम सप्ताह पर हैं, इसलिए कई सवाल हैं जो वोटर वो जानना चाहते हैं, इसलिए हमारे पास आज सवालों का एक लंबी फहरिस्त है जो हम जवाब लेने की कोशिश करेंगे कि एक प्रत्याशी के तौर पर अगर जनप्रतिनिधि बनते हैं तो आप इन सवालों और समस्याओं को किस तरीके से समाधान करेंगे। तो सबसे पहले सर, समय देने के लिए व्यस्त टाइम में आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल है कि सर, जो युवा है, मैंने कई क्षेत्रों में घुमा, सबसे ज्यादा चर्चा होती है बेरोजगारी को लेकर कि भाई अगर झारखंड, ये पूरे देश की समस्या है, झारखंड में भी है, लेकिन अगर आप जनप्रतिनिधि जमशेदपुर पूर्वी का बनते हैं तो युवाओं के लिए रोजगार को लेकर किस तरीके से समस्या का समाधान करेंगे? देखिए, उसको 2 भाग में लेना पड़ेगा। एक तो त्वरित कार्रवाई आपको करनी पड़ेगी कि केबल कंपनी के जो जमीन या केबल कंपनी की जो स्थिति है उसमें टाटा स्टील के पूरी तरह से एक्सपेंशन का प्लान कंपनी के साथ बैठ करके और सरकार के साथ बैठ करके कंपनी से बात करनी पड़ेगी, और उनको कुछ इंसेंटिव भी देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए कंपनी तो बिजनेस हाउस है, लेकिन यदि हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि पूरी एक्सपेंशन जो अलग अलग जगह पर करते हैं, नए प्रोजेक्ट्स लाते हैं, तो वो अगर जमशेदपुर में ले आए, और उसको लाने के लिए उनको क्या इंसेंटिव चाहिए सरकार से, तो केबल के क्षेत्र, उस क्षेत्र में पूरे कंपनी को अगर बड़ा एक्सपेंशन होगा तो मुझे लगता है 15, 20 और 30 हजार के बीच में लोग चालू हो जाए तो एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी।
30,000 का मतलब है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का मतलब है इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 3 लाख। दूसरा एग्रीको, अगर आप एक्सपोर्ट हब बनाना चाहते हैं, जैसे ड्राई पोर्ट है बीटा में, बीटा का ड्राई पोर्ट आपको मालूम है कि पूरा कंटेनर आता है, वहां से सब सामान आता है, टैक्स नहीं लगता है। तो उस तरह का एक्टिविटी अगर पूरे एग्रीको में, जो एग्रीको कंपनी जो बंद हुई थी, तो सिद्धगोरा एग्रीको और पूरे जमशेदपुर में एक अलग सा बिजनेस मॉल क्रिएट हो जाएगा, नौकरी आ जाएगी। लेकिन अगर हम जमशेदपुर के फ्यूचर के लिए सोचते हैं लंबे तौर से 15-20 साल, 30 साल, 40 साल, तो हमको अनेक मणिपाल जैसे इंस्टीट्यूशंस को लाने पड़ेंगे, किसको लाना पड़ेगा, मणिपाल को लाना पड़ेगा, इंजीनियरिंग, आपको एमिटी यूनिवर्सिटी लाने पड़ेंगे, सिम्बियोसिस लाने पड़ेंगे, नेशनल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लाने पड़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। जब आपके पास टॉप यूनिवर्सिटीज इंडिया के जो कोलान क्षेत्र में अगर आप बनाए जमीन दे करके शुरू कराएंगे, ऑटोमेटिकली जो है कंपनीज भी कुछ दिन बाद यहाँ आएंगे। तो दो तरीके से, जैसे 70 के दशक में तो नोएडा था ही नहीं, गुड़गांव तो था ही नहीं, जमशेदपुर बहुत बड़ी शहर थी, और आज जमशेदपुर गुड़गांव के एक 10% से भी कम, मुझे लगता है 5% से भी कम है टर्नओवर में, तो बहुत आ गया, 2-3% ही होंगे गुड़गांव और नोएडा के। तो हमारा वेरी क्लियर विजन है, जमशेदपुर का जो है को आगे बढ़ाना है तो नौयुवकों को नौकरी मिलनी चाहिए, नहीं तो हमारे बच्चे लोग सब पढ़ करके निकल रहे हैं। उसके लिए अच्छी कंपनियां यहाँ पर आनी चाहिए, उसके लिए आप इन्वॉल्वमेंट बनाएंगे, और आपका दूसरा रहा है कि पुरानी जो भी एग्रीको है, केबल है, उनको पुनः चालू कराएंगे। शिक्षा को लेकर आप पहले भी कह चुके हैं कि भाई जो यहाँ के प्राइवेट स्कूल हैं, जो कंपनी चला रही है, वहां पर एक शिक्षा का स्तर है, और एक बच्चे जो है स्कूलों के सरकारी स्कूलों में जा रहे हैं, उसकी स्थिति काफी खराब है, दयनीय है एकदम। आप कैसे इन दोनों को समानांतर लाने के लिए और उनको भी एक उच्च शिक्षा मिले, जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले उस स्तर की शिक्षा मिले, उसके लिए क्या पहल होगी? देखिए, सीएम मॉडल स्कूल हर जिला में करीब 5-6 हैं, वो काफी नहीं है। हमको कम से कम सीएम मॉडल स्कूल कम से कम अपने विधानसभा में 10-15 की आवश्यकता है, जिसमें अंग्रेजी में पढ़ाई हो, बच्चे को फ्री यूनिफॉर्म और टॉप टीचर्स रहे। तो मैंने सीएम साहब से ये कहा कि इसको प्रैक्टिकल एक विधानसभा में करिए, 15-20 टॉप सरकारी स्कूल लगाइए, बनाइए, क्योंकि हमारे पिताजी के जनरेशन तो सब सरकारी स्कूल में पढ़े। दूसरा जो है, जो प्राइवेट स्कूल के जो फीस है, उनकी भी समस्याएं हैं प्राइवेट स्कूल, तो उनको कुछ सुविधा दीजिए ताकि हमारे जो क्योंकि 80 जो गरीब लोग हैं उनके फीस की जो है ना आधी होनी चाहिए जो वर्तमान फीस है। जैसे कोई अच्छे स्कूल जमशेदपुर में 2,500-3 हजार का फीस है, 1,000 तो ट्रांसपोर्ट का है, तो 4,000 तो लग ही रहा है। ठेकेदारी मजदूरी करके 8,000 रुपए 2 बच्चे तो कहां से देगा? तो लेकिन स्कूल भी चलना है, तो स्कूल को क्या सुविधा आप दे सकते हैं ताकि गरीब लोग के परिवार का, चयनित गरीब लोग का परिवार का, उनको आधी फीस में जो है हम लोग सपोर्ट करें। और जमशेदपुर के 80% बच्चे परिवार, माँ बाप, अभिभावक गरीब श्रेणी में आ रहे हैं, इसलिए ठेकेदार में नौकरी करने, जैसे हम जा रहे थे, जैसे मैं कल था मोरदा में, बच्ची तो एलएफएस में पढ़ रही है, बट फादर तो मजदूर है ना, वो कब तक उस फीस को भर पाएगा? बड़ी समस्या, चुनौती। बुआडी में हमने ये देखा, एलएफएस के बच्चे थे, लोयला के थे, फादर जो है वो ठेला, ये सब्जी बेचते हैं, बच्चे को पढ़ाने की जो है सबका जो सपना है कि बच्चा अच्छा करे, तो उनको हमको सपोर्ट करने की जरूरत है। और स्थिति सही भी है कि आरटीई के तहत जो है एडमिशन तो मिल जाता है, लेकिन 1-2 साल के बाद जो है वो ड्रॉप, इसलिए कि उन्हें नहीं है हो पाता है तो छोड़ना पड़ता है, तो ये काफी एक दुखद स्थिति है। सवाल ये कि जब सांसद आप थे तो आपने लोगों से कनेक्ट होने के लिए 2-3 चीजें, तो आपने पहली बार 24 घंटे का कार्यालय आपने शुरू किया था जो रामलीला मैदान में था। दूसरा, आपने चलित कार्यालय जो 100 किलोमीटर का सांसदीय कार्यालय है, आप बारागोड़ा, चकुलिया, तो वहां वो कार्यालय घूमता था। और तीसरी चीज मुझे याद है कि आपने 2 या 3 जगहों पर मेडी-ए के लिए टैली पैथी के द्वारा, मतलब जिसे कि इंटरनेट के द्वारा लोग, डॉक्टर जो है टीएमएस में बैठा है, ब्रह्मानंद में बैठा है, कहीं और बैठा, उससे इलाज हो रहा था। एक बागबेड़ा में था, एक मुसाबनी में। ऐसे कई मतलब आपने पहल की थी। अगर जमशेदपुर पूर्वी के अगर विधायक बनते हैं तो इस बार आपकी कोई ऐसी सोच है कि आप किस तरीके से, लेकिन सांसद
ये क्षेत्र के अलावा ये जो है ये बहुत छोटा सा एरिया पड़ जाता है, वो 100 किलोमीटर का रेडिएशन था। देखिए, मेरा कहना है कि हर मोहल्ला में क्लिनिक बनाएंगे जिसमें नर्स रहेगी, सरकार से नर्स और एक टेस्ट करने वाला, जो भी गंभीर, जैसे डायबिटीज, चीनी आदि बीमारी पूरी जो इंडिया की है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और छोटे मोटे बीमारियां हैं, स्किन के रोग हैं, आंख की बीमारी है। हमारे लोग इतने परेशानी में रहते हैं, छोटे से जैसे स्केबीज है, वर्म्स है। अगर हम मोहल्ला क्लिनिक, अगर 86 बस्ती में, हर बस्ती में छोटा मोहल्ला क्लिनिक बना देंगे तो हमारे गरीब लोग जाएंगे। और अगर बहुत ज्यादा बीमार है, जब तक एमजीएम की स्थिति सुधरती नहीं है तब तक हम जो है बढ़िया एम्बुलेंस चलाएंगे 4-5 और रिम्स में एक आदमी को बिठाएंगे, जो भी जमशेदपुर पूर्वी से आते हैं उनका तुरंत एडमिशन और मदद मिल जाए। ये हमारा एक हेल्प डेस्क होगा। और आयुष्मान में टॉप रांची के हॉस्पिटल, जो भी हॉस्पिटल हैं उसको कराएंगे। और टाटा स्टील को आयुष्मान एक्सेप्ट करने के लिए दबाव डालना पड़ेगा। और कनेक्ट होने के लिए क्या पहल रहेगी? जैसे आपने कार्यालय तो 24 घंटा कार्यालय खुली रहेगी, जैसे इमरजेंसी हॉस्पिटल है, 2 आदमी रहेंगे हमेशा। और सार्वजनिक रूप से एक कॉल सेंटर रहेगा, जो आपको, जो मेरा व्यू है कि कॉल सेंटर रहनी चाहिए, 2 आदमी का कॉल सेंटर रात में, और 4 लोग, जो कोई भी समस्या हो तो हमको अवगत कराते रहेंगे। और घर तो हमेशा 24 घंटे खुला। दूसरी हाँ, कि विधायक की आपके इंतजार ना करना पड़े कि भाई विधायक जी से मिलेंगे तब हमारा काम हो, उस तरह की व्यवस्था आप करने की कोशिश करेंगे। मेरा एक सवाल है कि आप पुलिस अधीक्षक इस शहर के रह चुके हैं, जब क्राइम रेट काफी ये था, तो आप कानून व्यवस्था आज की जो परिस्थिति में है वो भी एक बड़ी चुनौती है लोगों का, जो मिडिल क्लास वो चाहता है कानून व्यवस्था जो है, कमाई तो हम कर ले लेकिन कानून व्यवस्था सही रहे। तो उसको सुधार के लिए जनप्रतिनिधि के तौर पर क्या रहेगा? इसलिए कि पुलिस अधीक्षक के रूप में तो लोगों ने कार्यकाल आपका देखा है। देखिए, 2 चीज है। एक तो मैं, कुछ लोग ने भ्रम फैला दिया है क्योंकि आपके माध्यम से, कि वीजी गोपाल जी का हत्या हमारे समय में हुई, एक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ही बोल रहे। हम हमेशा कहते हैं कि झूठ कृपया मत बोले, क्योंकि वीजी गोपाल जी की हत्या हुई थी तो हमें भेजा गया था। उनकी हत्या अक्टूबर में हुई और हमारी अक्टूबर में हुई थी। और उसके बाद जो 1993 अक्टूबर में उनकी हत्या हुई और 1994 मई में आया, क्योंकि वीजी गोपाल के बाद, घाबा साहब के बाद है ना। तो ये जस्ट क्लैरिफिकेशन है। तो हमारे राजनीतिक प्रतिनिधियों से कहेंगे कि आप हमारे आंकड़े पर जरूर हमला कीजिए, बट तथ्य के आधार पर। देखिए, सीसीटीवी और लाइटिंग 2, तीसरा थाने के सामने भी सीसीटीवी क्यों जरूरी है? तो 3 चीज पहले बोल रहा हूं। सीसीटीवी शहर में हर नुक्कड़ कॉर्नर में, बाय द गवर्नमेंट, प्राइवेट नहीं, और कंट्रोल रूम में बैठना है। दूसरा, हर एक स्ट्रीट की लाइटिंग होनी चाहिए, जबरदस्त। कोई अंधेरा जो है, 1 इंच अंधेरा जो है जमीन जमशेदपुर में नहीं रहनी चाहिए। हर एक जगह लाइट होनी चाहिए, गली नुक्कड़ कहीं पर भी हो, क्योंकि जैसे लाइट होता है तो अपराध करने का जो है एक्सपोजर ज्यादा हो जाता है। तो सीसीटीवी आप चौक चौरा पर लगाएंगे और पुलिस कंट्रोल रूम उसको कंट्रोल करेगा, चेक करेंगे कि कौन सा सीसीटीवी काम नहीं कर, तो कम से कम आपको रिकॉर्ड मिलेगा। थाने के सामने सीसीटीवी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि थाने में आजकल मैं जो देख रहा हूं कि पैसे वसूलने के लिए साधारण धारा को गंभीर करके बच्चे लोग को उठा रहे हैं। हमने 4-5 केस देखा है। चोरी का केस होगा तो डकैती का डाल देता है। तो थाना के सामने भी होना चाहिए कि बच्चा कितने बजे बच्चा अंदर गया और कितना बजे बच्चा बाहर आया, क्योंकि थाने में 90% अच्छे लोग हैं। ये भी अभी भी कहता हूं, पुलिस में ऐसा नहीं कि लोग खराब है, परिस्थिति मुश्किल है, लेकिन जो 10% जो खराब पुलिस वाले हैं, पूरा सिस्टम को बदनाम कर दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो पुलिसिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, जो प्रदेश में, आपको पुलिस की संसाधन को जो है एकदम सुधारनी पड़ेगी। उसको स्ट्रॉन्ग करना नहीं, उसको ट्रेनिंग स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, बहाली स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ये सब सरकार जो है पुलिस को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लो प्रायोरिटी है। सोचते हैं कि कमा लेगा पैसा थाना चला लेगा। ये बीमारी से हमको जो है सबको, इसलिए थानेदार की भी मजबूरी है, ऐसा नहीं कि सब खराब है। तो जो डीप रिफॉर्म्स है, मौका मिलेगा तो सरकार में रह करके उसको करेंगे। एक इसमें एक चीज और ऐड करना चाह रहे, इधर 2-4 सालों में पहले यहाँ ड्रग्स वाला एक कारोबार नहीं, लेकिन ये धीरे धीरे बस्तियों में ही फैल गया और ये भी एक मतलब बहुत बड़ा ये मुद्दा है। और इसको हालांकि देखा गया कि पीछे जो भी कार्रवाई करने की कोशिश किया पुलिस अधीक्षक, या तो उनको यहाँ से हटा दिया गया,
तो ये सारी समस्या एक बहुत बड़ी चुनौती हो गया है और इससे छिनताई बढ़ रही है, इससे बहुत बड़ी एक चोरी छिनताई बढ़ी हुई है। इस बात को पुलिस भी मानती देखिए है। एक चीज है, बेसिकली मेजर कारण बेरोजगारी का जो सॉरी नशाखोरी का है, वो सबसे बड़ा कारण गरीबी और बेरोजगारी है। बच्चे बेकार हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, नौकरी नहीं है। हमको जो लगता है कि हम उसको पकड़ना, देखिए हमेशा प्रॉब्लम क्या है, नेदरलैंड्स में जैसे ही आपने ड्रग्स को लीगलाइज किया परमिशन के साथ, डॉक्टर को सर्टिफिकेट चाहिए, वहां पर ड्रग्स जो है नशाखोरी करीब करीब 0 के बराबर होगी। आप नशाखोर को मत सजा दीजिए, एक तो जो डिस्ट्रीब्यूट करता है उसको पकड़िए। हम लोग क्या कर रहे हैं, जो नशा लेने वालों को पकड़ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन वाले को नहीं पकड़ रहे, माफिया को नहीं पकड़ रहे। अब हमेशा देखते हैं कि जो नशा खरीद रहा है वही पकड़ा है। तो एक तो पुलिस के ऊपर वो ज्यादा दबाव डालना पड़ेगा। दूसरा कि जमशेदपुर में आपको बेरोजगारी को टैकल करना ही पड़ेगा। तो बेरोजगारी पे ही मेरा सवाल है कि जैसे 10+2 यहाँ पर जब बच्चे करते हैं, बहुत सारे लोग कैरियर को लेकर काफी कंफ्यूज रहते हैं कि हमको किसमें कैरियर बनाना है, क्या करना है। तो उनके कैरियर संवारने या उनके मतलब कहाँ वो पढ़ाई करे, किस तरीके से, उसके लिए कुछ ऐसा आपकी तरफ से पहल रहेगा क्या? देखिए कैरियर को जो है 10+2 10th में काउंसलिंग चाहिए। तो हम तो तैयार हैं कि XLRI और ये सब लोग के साथ बैठ करके काउंसलिंग सेंटर्स खोलने की। बड़ा आसान काम है, मुश्किल नहीं है। टॉप XLRI है, एक XLRI भी उसमें खुश हो जाएगा, XLRI के बच्चे भी आराम से जो सोशल सर्विस करेंगे। और हर बस्ती में जो है एक कैंप लगा करके अलग अलग जगह, तो बच्चे लोग के लिए आसान हो जाएगा कि सैटरडे संडे को कैंप लगाकर बच्चे आए। और ये XLRI जैसे इंस्टीट्यूट की वहां के बच्चे पढ़ने में भी तेज हैं, उसके माध्यम से उनको जो मदद लेकर के क्या करना चाहिए और हम कर लेंगे उसको। एक सवाल ये है कि जिससे मणिपाल आया मेडिकल यूनिवर्सिटी, उस जब आप सांसद थे तो उसमें आपने पहल शुरू किया, हालांकि आपने MAT और तमाम लोगों से, लेकिन मणिपाल आया और आप उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी है, इसलिए मुझे लगता है आने में आसानी हो गया। क्या इस तरह के जो ग्लोबल इस तरह की यूनिवर्सिटी है जो पूरे दुनिया में जिसको जाना जाता है, क्या जमशेदपुर में ऐसे यूनिवर्सिटी या ऐसे कंपनियां लाने के लिए आपकी क्या पहल होगी, क्या तो मैं तो वही बोल रहा था ना, सिम्बायोसिस के चेयरमैन हमारे जान पहचान। मणिपाल तो है, मणिपाल तो सिर्फ मेडिकल कॉलेज है, मणिपाल के MBA है, इंजीनियरिंग है, वो सब हम ला सकते हैं। हर एक इंस्टीट्यूशन को कुछ सपोर्ट चाहिए, सरकार अगर वो सपोर्ट दे दे तो 2 मिनट में हो जाएगा। तो हमारा काम है कि सरकार से सुनिश्चित करना। MIT है, लवली यूनिवर्सिटी, SRMCC, हमारे बच्चे तो चेन्नई में जाकर पढ़ रहे हैं। चेन्नई शहर में 600 इंजीनियरिंग टॉप क्लास इंस्टीट्यूट है, ठीक है, इसीलिए TCS वहां पर है। TCS के 1 लाख लोग 1 लाख एक जगह से निकलते हैं रोज शाम को। 1 लाख पीपल TCS के इंजीनियर एक कैंपस से, जो चेन ऑफ कैंपस है चेन्नई में, उससे निकलते हैं। आप सोच लीजिए 1 लाख बच्चे लोग और लड़कियां निकल रही है। और ऐसे सेंटर्स चेन्नई में आने के, क्योंकि उनके पास 600 इंजीनियरिंग कॉलेजेस है। चेन्नई में 80 टॉप मेडिकल स्कूल्स है, मेडिकल कॉलेज, इसीलिए वहां पर सब लोग जाते हैं इलाज के लिए। हैदराबाद में 70-80 मेडिकल कॉलेज है, इसलिए वहां पर लोग इलाज के लिए। इस तरह का एनवायरनमेंट क्या आपको दिख रहा है कि अगर जमशेदपुर में क्रिएट होगा और एक नया जमशेदपुर बस तो अगर आपकी जनप्रतिनिधि की नियत साफ है तो सब संभव है। आप इसकी पहल करेंगे? नहीं, 100%। मैं तो जानता हूं, क्योंकि समाधान कहाँ है। हम हमेशा खोजते हैं कि यही समाधान है अपने बच्चे लोग के लिए। मेरा एक सवाल है कि सरकारी योजनाओं के तौर पर, इसलिए कोई भी सरकारी योजना अगर लागू होता है या उसका क्रियान्वयन होता है, उसमें सबसे ज्यादा इसमें भ्रष्टाचार है। अगर आप बनते हैं, और खासकर निकाय की योजना, इसलिए कि जमशेदपुर शहरी में जो ये है, तो उस भ्रष्टाचार को कैसे खत्म करने की कोशिश करेंगे और क्या करेंगे कि जो योजनाएं वहां से बनकर आ रही हैं वो बिना भ्रष्टाचार के यहाँ पर मतलब लागू हो जमशेदपुर में? आपको रेट स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा और गुणवत्ता चेक करना पड़ेगा। जैसे हम लोग ने सोलर लाइट लगाया या पंचायत शेड बनाया, वो स्टैंडर्डाइज है। बस स्टैंड तो जो मार्जिन होता है 10% हो या 6% हो, वो दे दीजिए। हर एक कंपनी व्यक्ति को तो मिलना चाहिए, लेकिन हम जब कमीशन नहीं खाएंगे तो वो तो पूरा पैसा लगाएगा ही। देखिए जो भी ठेकेदार होता है वो चाहता है कि उसका 10-12% बन जाए, बाकी 15-30% वो नेता को देता है या कमीशन देता है। अगर हम उसको सुनिश्चित कर लेंगे कि कमीशन देने की जरूरत नहीं है, तो गुणवत्ता बढ़ेगी, लोकल प्रोजेक्ट बनाएंगे, स्टैंडर्डाइज रेट करेंगे, और जो फिर
एक सरकार से उसको कराएंगे, हम उसमें थोड़ी शामिल होंगे। आपने जिस तरह कहा कि लोकल प्रोजेक्ट, इसी से सवाल है कि अभी क्या हो रहा है कि केंद्र से पैसे आते हैं, राज्य सरकार से पैसे आते हैं और उसके साथ योजना भी वहीं से बता दिया जाता है कि इस मद में और ये चीजें आपको करना है। लेकिन हमारी समस्या कुछ और है, हमको अभी स्ट्रीट लाइट नहीं चाहिए, हमको हमारे मोहल्ले में गली नहीं चाहिए, हमारे हमारे प्लांटेशन नहीं चाहिए, लेकिन वहीं से निर्धारित आता है तो कहता है कि नहीं हम तो इसी में पैसे खर्च करेंगे। अभी जैसे आपने देखा, आप जाकर देखेंगे यहाँ पर 80 करोड़ के आसपास में 15वें वित्त आयोग का जेएनसी ने वाहन खरीद लिया, लेकिन वाहनों का इस्तेमाल क्या रहा, कई वाहन एक दिन यार्ड से बाहर भी निकले हैं, 2-2 करोड़ के सीवरेज की गाड़ियां हैं, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हमने खरीद कर लगा दिया। तो आप कैसे कोशिश करेंगे कि इस तरह के जो पैसे आ रहे हैं, इस तरह की योजनाएं आ रहे हैं, यहाँ की जरूरत के हिसाब से खर्चा हो जो हमें जरूरत है? देखिए, पहले तो सरकार में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है। सेंट्रल स्कीम में जो है ना, आप उसको नेगोशिएट कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट नेगोशिएट कर सकते हैं कि हमको झारखंड में ये नहीं चाहिए। जैसे झारखंड में आपको स्वीपर्स चाहिए, आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर उतना ज्यादा नहीं चाहिए, आपको जो है डंपिंग ट्रक चाहिए या क्लीनिंग है, मैन पावर चाहिए, तो नेगोशिएट होती है। तो सरकार ने क्या किया, इस तरह के कोई नेता या प्रतिनिधि उसको ले जाने के लिए तैयार नहीं है। लगोगे तो हमेशा आप जो है उसको मॉडिफाई कर सकते हो। तो आप उस तरीके की पहल करेंगे। मेरा जमशेदपुर पूर्वी से, हालांकि इस पर कई बार हमारी बातचीत हो चुकी, आपने बात भी रखा मालिकाना हक का मुद्दा। फिर से मेरा सवाल है कि अगर आप जनप्रतिनिधि बनते हैं, हालांकि जमशेदपुर के लोगों का विश्वास एक तरीके से उठ गया, 30 सालों से मालिकाना हक के मुद्दों को लेकर 2005 से पहले से सुन रहे, आप इस समस्या को कैसे करेंगे? लोग कहते हैं कि इसमें कोर्ट है, ये है, आप कर नहीं सकते। नहीं, तो मेरा सिंपल चीज है। अच्छा, वो आपने पूछा, मैंने मालिकाना हक का फाइल मंगाया था आरटीआई करके। कोई मालिकाना जमशेदपुर के नाम का कोई फाइल ही नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी ने 30 साल फाइल भी नहीं बनाया। सरकार में नाली बनाने के लिए फाइल होती है, हर चीज की फाइल, लेकिन फाइल नहीं है सरकार के पास। इसका मतलब कोई किसी ने पहल नहीं किया। ये कानूनी जो ये लोग कहानी बना रहे हैं, कौन सा कानून है? कोर्ट का ऑर्डर का है? कुछ नहीं है। ये जो कहानी बना रहे हैं लोग, उसके फाइल ही नहीं है। सिर्फ राजनीतिक नारे तक ही रहा, नारे तक, क्योंकि फाइल ही नहीं है। फाइल होती ना तब ना मालूम होता कि क्यों नहीं हो रहा है। हमने हेमंत सोरेन जी से बात किया तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि यहाँ के प्रतिनिधि किसी ने नहीं मिला। और उनको मतलब देखिए, पॉलिटिक्स ऐसा है कि जनप्रतिनिधि जब तक और उस किसी भी विशेष दल के लिए पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं है तो वो चर्चा नहीं करेगा। कमी हम में भी है, सब में है। बट बीजेपी ने 30 साल झूठ बोला, और इतनी बड़ी झूठ कि उन्होंने फाइल भी नहीं खोला। और किस तरह से जनता से विश्वासघात किया। हमारा सिंपल समाधान है, ये सिर्फ जमशेदपुर का नहीं है, बोकारो, जहां धनबाद, झरिया, हजारीबाग, रामगढ़, जहां जहां मध्य वर्ग और गरीब लोग ने गैर खतियानी जमीन पर मकान बनाया, आप उस सबको पहले लीज से बाहर कर दीजिए। पहला कदम लीज से बाहर कर दिए, जैसे ये हुआ तो आप सरकारी जमीन पर हो गए। सरकारी जमीन पर अब रघुवर जी ने आपको अतिक्रमित बना दिया। हमारा सिंपल सोल्यूशन है, उनको पट्टा दे दीजिए। जैसे हमारे पिताजी का डीडीए फ्लैट 150 साल का पट्टा पर है। पट्टा में आपको लोन भी मिलेगा, बेच भी पाओगे, और रजिस्ट्री में भी आपकी होगी। सबसे जैसे गांव में गैर मजरूआ जमीन का पट्टा जो है हमेशा के लिए मिल जाता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और वो ट्रांसफर होता है, फॉरेस्ट नहीं। जैसे बिहार में गैर मजरूआ जमीन में आपने किसी को खेत के लिए दे दिया, किसी को मकान बनाने के लिए, तो वो तो पीढ़ियां चलती है ना। जो भूमिहीन लोग को तो हमने कितने लोग को दिया है गांव में। मेरा एक सवाल है कि जब चुनाव के अंतिम सप्ताह में बैठे हैं, आप लंबे समय से प्रचार प्रसार कर रहे, अब चुनाव को आप किस तरीके से देखते हैं? और दूसरा, क्या लोग देखकर वोट करेंगे आप, इसलिए कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में और निर्दलीय भी, तो आपको क्या लगता है कि इस मुद्दों पर अब वोट? नहीं, देखिए एक चीज है, आप ईमानदार, अगर आप देखिए, मैंने जिंदगी में एक गलत रुपए नहीं कमाया। हम जब इस्तीफा देते तो 3,000 रुपए था। हमने हमेशा जमशेदपुर का जनता को सेवा किया। अगर एसपी और एमपी में आपने देखा तो ट्रेलर अगर अच्छी है तो पिक्चर तो अच्छी होनी चाहिए। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपका काम कर, आपने हमको देखा कि मैं हमेशा लोग का सेवा हमने किया। कोई टीएमएच में इलाज करा बिना पद का। जब पद मिलेगा तो आप समझ सकते हैं हम कितना काम करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मेरा एक ही नारा है, पांडे जी का बेटा हो या लोहार जी का बेटा हो, त्रिवेदी जी, शर्मा जी का बेटी हो या यादव जी की बेटी, हमको सबको देखना है।
जातीय प्रमाण पत्र या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, कोई सिक्योरिटी गार्ड पिताजी पांडे जी हैं और कोई तिर्की जी का बेटी सिक्योरिटी गार्ड है, दोनों को, एक को कास्ट सर्टिफिकेट जो है हमारी सरकार ने किया, दूसरे को ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट देना आवश्यक है, नौकरी दिलाना आवश्यक है, सबको साथ लेके सबको सुनिश्चित कर लें कि हम और जमशेदपुर के जो है माहौल को हम पूरी तरह से बदल देंगे। मेरा एक सवाल तो यह है कि एक जमशेदपुर को देखा गया 100 साल पहले एक गौरवशाली इतिहास रहा है यहाँ पर, लेकिन अब विकास के पहिया एक तरह से थम गए हैं, कंपनियां आने के बदले यहाँ से जा रही हैं। और दूसरा कि पहले यहाँ पर परमानेंट एम्प्लॉय की ज्यादा संख्या थी, लेकिन आज कॉन्ट्रैक्ट लेबर ज्यादा है और कॉन्ट्रैक्ट लेबर की मजदूरी आप देखिए बहुत कम है, उनका जीवन यापन मुश्किल है। तो किस तरीके से विकास की पहिया को आगे बढ़ाना पाएंगे और किस तरीके से जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की समस्या है उसको आप देखिए, पहली चीज है कि 2019 में भाजपा के समय कॉन्ट्रैक्ट लेबर की जो दिहाड़ी मजदूरी की मानदेय थी वो 290 रुपए था। हमारी सरकार ने 500 और 700 के बीच में कर दिया है। अगर आप 290 रुपए कमा रहे थे तो महीने में आपके हाथ में 8,000 रुपए आ जाए। अब हमने उसको करीब 17,000, 18,000, 14,000, 18,000 के बीच में हो गई, तो कम से कम भुखमरी की स्थिति है। पर हमको मिनिमम वेजेस और बढ़ाना पड़ेगी। मिनिमम वेजेस जो है 20-22 तक लाने की आवश्यकता है महीने का जो है, ताकि लेबर के हाथ में 20-22 देखिए 20-22 जब लेबर के हाथ में होगा तो शहर में वो खर्च करेगा और शहर भी बढ़ेगी। और कंपनी के जो लोग बोलते हैं ना कंपनी को नुकसान होता है, टाटा स्टील या टाटा मोटर्स में लेबर का जो परसेंटेज ऑफ एक्सपेंसेस में वो 5 और 4% के बीच में है। मटेरियल कॉस्ट सबसे ज्यादा है और हम लोग सिर्फ उसी में फोकस करते हैं, लेबर में कटौती। तो एक तो वो है, मानदेय बढ़ा दीजिए, आप ट्रेनिंग दीजिए। दूसरी बात है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट को खूब खोलना पड़ेगा और जो लेबर एग्जिस्टिंग लेबर उसको पढ़ाने का मौका देना पड़ेगा, उनको आईटीआई करा दो, उनका स्किल डेवलपमेंट कर दो ताकि वो हायर वेजेस कर लें। लेकिन बीजेपी में अगर जब 19 के समय जब 300 रुपए 290 थे तो कौन किसकी परिवार चलती है, इसलिए तो प्लान हो रहा था। हम प्लान को पूरी तरह से रोकेंगे, ये सबसे बड़ी मुद्दा है कि डॉक्टर अजय कुमार को लोग वोट क्यों करें। देखिए, एक परिवार की आतंक है। आपने ललित जी को देखा कि सरकारी अफसर को, पूर्व सैनिक को राजभवन में मारते हैं, परिवार को मारते हैं, उनके परिवार के लोग गुंडागर्दी कब्जा कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी में बहुत अच्छे लोग भी है, ऐसा नहीं कि सब खराब है। रामबाबू तिवारी है, दिनेश है, अभय सिंह है, गुंजन यादव है, बहुत सारे, मिथिलेश यादव है, काले जी हैं। मैं तो यही सवाल पूछता हूं कि अगर आप बोलते हो कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, तो ये सब लोग को ये क्या कुर्सी लगाने के लिए रखे थे क्या? झंडा लगाने के लिए रखे हैं क्या? खुशी सरियाने के लिए रखे हैं? आप किसी को देते, हमारी लड़ाई होती, बढ़िया होती, हार जीत जो भी होगा राजनीति में। और हमारी पूर्णिमा दास जी से हमारी कोई शिकायत नहीं है, वो हम किसी की बहू है तो हमारी बेटी है। बट ये रघुवर दास, उनके ससुर जी से तो हमारी पूरी लड़ाई, क्योंकि इन्होंने ठगा है, अपार संपत्ति एकत्रित किया, सिर्फ अपने परिवार के लोग को नौकरी दिया और सिर्फ अपने जो राज, अपनी गुंडागर्दी कायम रखने के लिए वे अपने बहू को जो है चुनाव लड़ा रहे हैं। हमारी लड़ाई रघुवर दास जी के गुंडागर्दी से है। वो कभी सिख समाज के बच्चे का टर्बन निकाल देते हैं, कभी ललित किसी को जो है जो हमको सुनने में तो कभी उस पर ज्यादा नेगेटिव पर नहीं विश्वास करता हूँ, लेकिन जो पीटने के जो घटनाएं घटी है, कमलेश जिस तरह से किसी के घर में घुस करके किसी को मारा, मारपीट हुई, या ये मूलचंद जी, उनके जो चाचा हैं, उनके जो भाई हैं, गोलगप्पा वालों को मारा, कमलेश उनका भतीजा किस तरह से जो बालूबासा में आज सबको आतंकित करके रखे हुए हैं। एक परिवार पूरी तरह से अब जमशेदपुर को अपनी जमींदारी बना दिया है। ललित जी को चुनाव से बीच में सुना कि चुनाव से इसलिए क्योंकि ललित जी, देखिए एक चीज है, इस चुनाव के बाद अगर आप रघुवर जी के इनके रघुवर जी के घर जाएंगे तो आपकी मुलाकात किससे होगी? हमारे अगर बहू है तो झांसे के कम निकलना भी चाहिए, ये प्रथा भी रहती है। आपकी मुलाकात तो ललित से होगी और ललित से मुलाकात होगी तो कितना भयावह मुलाकात होगी आप समझ सकते हैं। वो किसी को नहीं समझता है। वो लोग जो है किसी को अपना, जिस परिवार ने 30 साल मालिकाना बोल करके फाइल नहीं खोला, जिस परिवार ने जिस
परिवार के व्यक्ति ने राजभवन का एक वायुसेना का रिटायर्ड सूबेदार को मारा, जिस परिवार ने इतने, हमने कहानी सुने जैसे कि कोई पब वब में किसी को उठा के ले गए, पता नहीं कितना सही है, लेकिन लड़की चिल्लाती रही और एक उस परिवार के लोग ने गाड़ी के अंदर घुसाया। ये लोग आम चर्चा हो गई, तो मैं उसकी पुष्टि इसलिए नहीं कर रहा हूं, तो इसकी पुष्टि किया जाए। तो इससे तो मुक्ति देना चाहिए। और अजय कुमार कम से कम अपनी मेहनत से, मेरा ना तो ठेका लेना है, ना बेटा को नौकरी दिलाना है। मैंने एक कसम हमेशा खाया, आपने भी देखा ना, तो कंपनी से ठेका ना सरकार से ठेका, हमें सिर्फ सेवा करना है। और हमने अपने पैसा लगा के मैं राजनीति करता हूं। हमने कभी पैसा जो है, मुझे कभी किसी तरह का लोभ नहीं रहा है। मौका दीजिएगा तो मैं हमेशा कहता हूं कि मैं आप लोगों को निराश नहीं करूंगा। आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, हमेशा सेवा किया है। अगर यदि आप हमको अपने भाई बेटा दोस्त के रूप में देखते हैं, तो मुझे आप एक बार बदलाव लाके देख लीजिए। मैं आपको वचन देता हूं कि आप कभी निराश नहीं होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम उन सवालों को जवाब देने के लिए कि जो एक चुनाव में होना चाहिए कि रोजगार को लेकर क्या करेंगे, शिक्षा को लेकर क्या करें, कानून व्यवस्था कैसे सुधारेंगे, शहर के विकास के लिए क्या करेंगे, उन तमाम सवालों पर। इसलिए कि आज हमने आरोप प्रत्यारोप नहीं, मेरी कोशिश ये है कि जो भी इस चुनाव में प्रत्याशी खड़े हैं उनसे इन विकास के मुद्दों पर कि आपके, इसलिए कि एक तरफ तो पार्टियां अपनी घोषणा पत्र लॉन्च कर रही हैं और एक तरीके से उसकी जारी कर रही हैं, लेकिन एक प्रत्याशी के रूप में अगर वो जनप्रतिनिधि आप बनना चाहते हैं तो उस क्षेत्र के विकास को लेकर आपके दिमाग में क्या कोई खाका है या नहीं है, कोई सोच है या नहीं, वो जानने की कोशिश है। और हमें लगता है कि इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। आरोप प्रत्यारोप तो होते रहेंगे राजनीति में कि बीजेपी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, लेकिन एक मतदाता के तौर पर हमें इन मुद्दों पर मायने रखता है और इन मुद्दों पर कम से कम विचार करना चाहिए कि क्या किसके पास विकास का एजेंडा है। तो अपने सहयोगी शेष राममूर्ति, यश श्रवण के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज, झारखंड। धन्यवाद।